Hello dear student of class 11, this is your physics teacher Anshuman sir, and today we are going to discuss our chapter number 2, that is the unit and measurement. Dear student, in the previous class we already discussed about what is the meaning of physical quantity, how to measure the physical quantity, what are the fundamental quantities, and how to use the dimension analysis for the representation to represent the फिजिकल क्वांटिटीज़. किस तरह से जो है हम लोग बेसिक क्वांटिटीज़ की हेल्प से जो है किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में किसी भी डायमेंशन फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी क्वांटिटी को स्टडी करते हैं. ये हमने जो है पिछले वाले लेक्चर्स में देख लिया है. आज हमें जो है डिस्कस करना है दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जो डायमेंशन एनालिसिस है उसके जो बेसिक यूजेस हैं वो 3 यूजेस हैं, राइट. और इन यूजेस की हेल्प से आप इसका वर्सेटाइल जो है यूज़ कर सकते हैं. इसके एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं. तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. दिस इज द डायमेंशन एनालिसिस या डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है. तो आज हम लोग जो है एप्लीकेशन देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस की, जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर. ठीक है. मतलब हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट से उसको दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि हम किसी भी MKS सिस्टम को CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी CGS को MKS में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से जो है हम इसका कन्वर्जन कर सकते हैं और अलग अलग वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन. इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है. सेकेंड जो इसका एप्लीकेशन है कि हम इससे क्या कर सकते हैं, कुछ नए फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, या उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इससे जो है कोई भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं. अब करेक्टनेस को कैसे चेक करते हैं, तो इसको मैंने आपको बताया था कि करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम लोग दोनों तरफ की जो फॉर्मूला, जैसे F=m×a लिखा हुआ है, तो हम दोनों तरह की डायमेंशन को फाइंड करेंगे. और अगर हम देखते हैं कि दोनों तरफ की डायमेंशंस आपस में बराबर है, इसका मतलब वो फॉर्मूला भी क्या है, करेक्ट है. ठीक है. सो हम लोग क्या करेंगे इसे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है. हम किसी भी फॉर्मूले के क्या कर सकते हैं, करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट. थर्ड एप्लीकेशन जो मेनली इसका थर्ड एप्लीकेशन है वो है दैट इज द टू डेराइव द न्यू फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ फिजिकल अपीयरेंस. आप देखेंगे कि कोई भी जो ऑब्जर्वेशन है, फिजिकल ऑब्जर्वेशन है, वो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्व करने के बाद आप देखेंगे कि वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है. तो हम डायमेंशन एनालिसिस की यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, टू डेराइव द न्यू फार्मूला. हम लोग जो है उसे कुछ नए फार्मूले जनरेट कर सकते हैं, जिसमें हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे टू फाइंड द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड फॉर अ सिंपल पेंडुलम. क्योंकि आप सिंपल पेंडुलम से बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हैं, इसलिए हम लोग जो है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला डेराइव करेंगे. तो आप देखते हैं कि जो फार्मूला हम डायमेंशनल एनालिसिस से निकालते हैं वो सेम वही होता है जो आपका फिजिकल अपीयरेंस में या फिजिकल फिनोमेनॉन्स को ऑब्जर्व करने के बाद जो हम निकालते हैं. ठीक है. तो ये मोस्टली जो है 3 एप्लीकेशंस हैं जो आपको पढ़ने होते हैं. ये 3 एप्लीकेशंस हैं जिसको हम क्या करेंगे, अपने इस पूरे सिलेबस में डेराइव करेंगे और उसको हम पढ़ेंगे. तो इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ द टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है. तो इसको हम देखते हैं कि हम किस तरह से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. सो लेट वी अंडरस्टैंड. ओके. So application number first, that is application first to convert MKS to CGS और CGS to MKS. ठीक है. हम किसी में कन्वर्जन कर सकते हैं. तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास फोर्स है. फोर्स का जो फॉर्मूला होता है m×a होता है. ठीक है. और आप जानते हैं फोर्स की जो डायमेंशन होती है या यूनिट होती है वो होती है न्यूटन या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है. और यहाँ से अगर इसकी डायमेंशन निकालें हम, डायमेंशन ऑफ द फोर्स जो हो जाएगी, दिस विल बी ml
टी टू पावर माइनस 2, ठीक है। ये आपको पता है कि जो फोर्स की डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, ml टी टू पावर माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है कि a, इसको पावर को आप a मान लीजिए आपके पास जो मास है, राइट, जो मास की डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ मास कितना है, a है, और ये किसके बराबर है, यहाँ पर 1 के बराबर है। डायमेंशन ऑफ लेंथ, क्योंकि आपको बताया था कि डायमेंशन आर द पावर ओवर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, सो वी कैन राइट दैट डायमेंशन ऑफ लेंथ will be b and this will be equal to 1. Similarly dimension of time, तो डायमेंशन ऑफ टाइम को c मान लीजिए और ये किसके बराबर है, -2 के बराबर है। तो यहाँ से हमें a b c की वैल्यू क्या पता चल गई, ठीक है। जब हमें यहाँ से a b c की वैल्यू पता चल जाती है, डायमेंशंस पता चल जाती हैं, तो हम यहाँ इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें फाइंड करना है कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितने CGS यूनिट होते हैं। CGS यूनिट का मतलब kg को हम किस में रिप्लेस कर देंगे, ग्राम में रिप्लेस कर देंगे, मीटर को किससे रिप्लेस कर देंगे, सेंटीमीटर में रिप्लेस कर देंगे, और सेकंड को सेकंड में ही रहने देंगे, क्योंकि CGS सिस्टम में मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं, जो है इसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं लेंथ को, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो अब इसकी हेल्प से हम जो है यहाँ पर इस कांस्टेंट की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से ABC की वैल्यू यहाँ साइड में नोट कर लेते हैं। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू जो है 1 है, राइट, और C की वैल्यू जो है वो -2 है, जहाँ पे A इज द डायमेंशन ऑफ मास, B इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड C इज द डायमेंशन ऑफ टाइम, राइट। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है हम इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा इसके लिए आप समझिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत होती है। पहला उसका न्यूमेरिक वैल्यू को n से लिख लीजिए, और उसकी यूनिट, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी चाहे MKS सिस्टम में हो चाहे वो CGS सिस्टम में है, दोनों में क्या होगा, दोनों में जो आपकी डायमेंशन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। दोनों में डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, और दोनों में उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो सेम तरीके से होगा। बस हम एक को 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, दूसरे को 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। कैसे, देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ n1 u1 = n2 u2। अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो कोई बहुत विशेष अंतर नहीं आ जाएगा, बस इसमें ये होगा, ऐसा हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि उनकी डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। अगर इसको आप MKS सिस्टम में एज्यूम कर ले रहे हो कि ये MKS सिस्टम में है और ये आपका CGS सिस्टम में है, ये MKS सिस्टम में है और ये किस में है, CGS सिस्टम में है, तो यहाँ से n1 जो होगा इज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द MKS सिस्टम, u1 इज द यूनिट ऑफ MKS सिस्टम, n2 इज द न्यूमेरिक वैल्यू इन द CGS सिस्टम एंड U2 इज द न्यूमेरिक वैल्यू इन द CGS सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस देखें आप कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आपको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, जहाँ से इसकी डायमेंशन आपने फाइंड कर ली है। अगर आप ध्यान से देखें तो इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन दोनों आपस में बराबर है। यहाँ भी जो मास है उसको kg में मेजर कर रहे हैं, इसकी भी डायमेंशन 1 है, और यहाँ पे मास को हम ग्राम में मेजर कर रहे हैं, इसकी भी डायमेंशन 1 है। इसका मतलब कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो, दोनों में क्या होगा, डायमेंशन सेम होगा। तो डायमेंशन की वैल्यू तो पहले ही हमने लिख ली है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें n1 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से आप ध्यान से समझे, n1 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, ठीक है। आपको n2 की वैल्यू फाइंड करनी है, n2 की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। यहाँ से मान लीजिए कि m1 से हम kg को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L1 से जो है हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, और T1 से जो है इसको मेजर कर रहे हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं m2, इसको लिखते हैं L2, इसको लिखते हैं T2। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि हमने पहले सिस्टम ऑफ यूनिट, ये किसके लिए हो गया, दिस इज फॉर द MKS, ठीक है, ये MKS के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया, ये CGS के लिए हो गया, ठीक है। तो हमने इसको n1 मान लिया, इसको n2 मान लिया, और हमें ये न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये पता करना है कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। तो बेटा उसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मुझे n2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n2 इक्वल टू हो जाएगा n1 u1 अपॉन, देखो यहाँ पर दिस विल बी कम हियर, u2 नीचे आ जाएगा, तो u1 अपॉन u2, ठीक है। तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ n2 इक्वल टू a1। अब इसको मैं डायमेंशन के फॉर्म में लिख लेता हूँ। मान लीजिए पहले सिस्टम MKS सिस्टम में जो डायमेंशन है वो है m1, वो है L1, ये m1 टू पावर a, क्योंकि डायमेंशन दोनों में सेम रहेगी, m1 टू पावर a, L1 टू पावर b और T1 टू पावर c, ठीक है। सिमिलरली अगर U2 में लिखूँ तो मैं इसको m2 लिखूंगा, देखो ये सेकेंड यूनिट है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लूँगा m2 टू पावर a, L2 टू पावर b एंड T2 टू पावर c, ठीक है। मेरी बात इतनी आपके समझ में आ गई होगी, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो देखिए क्या क्या हो जाएगा आपका। रीअरेंज करने के बाद जो वैल्यू आएगी
वो कुछ इस तरह से आएगी। देखते हैं रीअरेंज करने के बाद वैल्यूज क्या निकल करके आती हैं। तो यहाँ पे हम इसको रीअरेंज करते हैं, तो देखिए कैसे रीअरेंज करेंगे इसको हम, ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या करना है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ n2 इक्वल टू n1 को ऐसे रहने देता हूँ m1 अपॉन m2, ठीक है, टू पावर a, क्योंकि दोनों की पावर क्या है, a है। L1 अपॉन L2 टू पावर b एंड T1 अपॉन T2 टू पावर c, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 kg इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ये होता है, मतलब 1 kg इक्वल टू 10 टू पावर 3 ग्राम। तो m1 kg की जगह पे m1 लिख रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 m1 इक्वल टू 10 टू पावर 3 m2। तो इनके बीच का रिलेशन क्या हो गया, m1 इक्वल टू 10 टू पावर 3 m2। आई होप ये बात आपके समझ में आई होगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ m1 इक्वल टू 10 टू पावर 3 m2। सिमिलरली अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर या 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ L1 इक्वल टू 10 टू पावर 2 L2, ठीक है, क्योंकि हमने m1 को क्या माना है, L1 माना है, और सेंटीमीटर को क्या माना है, L2 माना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो गया, 10 टू पावर 2 L2। इसी तरीके से टाइम को देखा जाए तो टाइम दोनों ही सिस्टम ऑफ यूनिट में टाइम को हम सेकंड में मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब T1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, T2 के बराबर होगा। तो ये सिंपली हम इसको बराबर में लिख लेते हैं। तो अब ये हमारे पास रिलेशन है, ये हमें निकालना है, और ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। तो बस n2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n2 इक्वल टू आ जाएगा बेटा, n1 की वैल्यू यहाँ से कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, 1। m1 की वैल्यू कितनी है, या m1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टू पावर 3 m2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10 टू पावर 3 m2, ठीक है, अपॉन m2, ठीक है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि m2 क्या हो जाए, आपस में कैंसिल आउट हो जाए। इसकी पावर a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। L1 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 टू पावर 2 L2, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू पावर 2 L2, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको लिख लूँगा L2। सिमिलरली क्योंकि T1 और T2 आपस में बराबर है, तो इसको मैं T2 लिख लेता हूँ, नीचे भी T2 और इसकी पावर -2, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, 1 की पावर -2 मतलब 1 की पावर -2 का मतलब हो गया, 1 की पावर -2 का मतलब हो गया 1, ठीक है। इसका मतलब आपके पास केवल यही वैल्यूज आएंगी। तो ये हम L2 से L2, M2 से M2। तो यहाँ से N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 10 टू पावर 3 यहाँ से, 10 टू पावर 2 यहाँ, तो कितना आ गया, 10 टू पावर 5। तो इस तरह से आपने ये न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये न्यूमेरिक वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 2, ठीक है। तो 1 kg, सॉरी 10 टू पावर 5 नॉट 2, दिस इज 5, 3 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 3 + 2 इक्वल टू 5, तो 10 टू पावर 5। तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 10 टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर। तो ये एक रिलेशन आपके पास इस्टेब्लिश हो गया, ये जो रिलेशन आपने बनाया, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, क्या इसको लिख सकते हैं हम, सिंपली मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 10 टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब ये क्योंकि फोर्स की यूनिट है तो इसे मैं न्यूटन लिख सकता हूँ, 10 टू पावर 5, और CGS में जो इसको कहते हैं, इसको हम डाइन कहते हैं, तो दिस विल बी डाइन, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक रिलेशन निकल करके आ गया कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होमवर्क के लिए आप नोट कर लें कि जो है 1 न्यूटन पर मीटर में या पर मीटर स्क्वायर में, आप जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर पर यूनिट एरिया, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितने, मतलब इसको पास्कल भी कहते हैं आप, तो इसमें कितने जो हैं डाइन प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। ये आप कन्वर्ट करके बताएं और ये वैल्यू क्या करें आप निकालें, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला एप्लीकेशन देखते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है समझ लें, और कुछ इंपॉर्टेंट समझने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 3, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं एप्लीकेशन नंबर 2, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को हम क्या कर सकते हैं, चेंज करते हैं।
तो सिंपल सा है इसमें बेटा कि अगर आपके पास कोई एक फॉर्मूला एफ इजिकल टू एम ए है तो आप लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालें और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालें। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो सिंपली इस तरह के इक्वेशंस आ जाएंगे, आप दोनों तरफ का डायमेंशन निकालिए, अगर वो आपस में बराबर हैं तो वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। जैसे मुझे पता है कि फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो mL/T⁻⁻2 होती है। ठीक है, अब मैं इधर की डायमेंशन निकालता हूँ कि मास की यूनिट kg होती है, इसको मैं m से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और एक्सेलेरेशन का होता है L/T⁻²। अब मैंने इसको कंबाइन किया तो क्या आ गया, mL/T⁻²। तो आप देखिए ये दोनों डायमेंशन आपस में बराबर है, इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये बात इतनी आपके समझ में आ गई होगी। अब इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि कभी कभी फॉर्मूले केवल इसी टर्म में नहीं होते हैं, कभी कभी फॉर्मूले आपके पास इस तरह के आ जाते हैं, S = UT + ½ AT²। तो इस तरह के फॉर्मूलों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस तरह से जो है इसकी डायमेंशन या इसको करेक्टनेस को चेक करें। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम एक टर्म फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टर्म। तो सबसे पहले ये समझिए कि टर्म्स होते क्या हैं। देखिए हमारे पास मैथमेटिक्स में 3 ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, टर्म्स को डिसाइड करते हैं कि ये टर्म्स हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका इक्वल, दूसरा होता है प्लस, और तीसरा होता है माइनस। ठीक है, अगर ये 3 ऑपरेटर किसी इक्वेशन में आ रहे हैं या एक से ज़्यादा बार आए तो उतने टर्म क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। जैसे ये ऊपर वाला इक्वेशन देखें आप, तो ऊपर वाले इक्वेशन में क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ तो ये पहला टर्म हो गया, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है या यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो ये दूसरा टर्म हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा टर्म हो गया। इसी तरीके से और भी इसमें लगे हुए होते तो वो चौथा टर्म हो जाता। तो किसी भी फॉर्मूले में अगर प्लस, माइनस या इक्वल आ रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो टर्म को डिसाइड करते हैं और ये बताते हैं कि इसमें कितने टर्म हैं। तो जब भी इस तरह के फॉर्मूले को आप चेक करें कि इस फॉर्मूले में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो उसके लिए आप सीधा सा याद रखें कि किसी फॉर्मूले में अगर एक से ज़्यादा टर्म है, राइट, इफ़ अ फॉर्मूला हैज़ more than 2 term, ठीक है, या एक से ज़्यादा है, more than 1 term, then more than 1 term, then all the terms have same dimension। ठीक है, मतलब जो है अगर आपके पास एक से ज़्यादा टर्म वाले फॉर्मूले हैं तो उनमें जितने टर्म होंगे सबकी डायमेंशन आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जैसे एग्जांपल इसी का लेकर समझ लेते हैं, S = UT + ½ AT²। आप इसमें इसकी डायमेंशन निकालें, इसकी डायमेंशन निकालें, इसकी डायमेंशन निकालें, तीनों की डायमेंशन अगर आप निकालते हैं तो तीनों को डायमेंशन क्या आएगी, सेम आएगी। जैसे ये डिस्टेंस है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L। ठीक है, इसकी डायमेंशन निकालें आप, इसकी डायमेंशन निकालने के लिए U वेलोसिटी, इसको मैं लिखूंगा L⁻⁻1, और ये t है तो t की पावर +1। ठीक है, तो देखो ये -1 और ये +1, अगर इसको हम कंबाइन करें तो क्या आ जाएगा, t⁻0, इसका मतलब क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसका निकालूं तो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। यहाँ पे एक्सेलेरेशन का होता है L⁻²। ठीक है, और यहाँ से t² है तो t की पावर 2। अब देखिए t की पावर 2 और -2 कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा, l। तो यहाँ भी देखो l आ रहा है, तो तीनों टर्म की डायमेंशन क्या है, l है। इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप समझते रहेंगे कि किस तरह से जो है हम टर्म वाले फॉर्मूलों की डायमेंशन निकालते हैं, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको किसी कॉन्स्टेंट का जो है वो पूछ सकता है, तो इसके लिए हम एक बहुत ही फेमस इक्वेशन का जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो जिसको हम कहते हैं वंडर वॉल्स गैस इक्वेशन। और वंडर वॉल्स गैस इक्वेशन से क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, P + A/V², V minus B = RT। दिस इज नोन एज द वंडर वॉल्स गैस इक्वेशन। यहाँ पर कांस्टेंट A और B की डायमेंशन आपसे पूछी जाती है। फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। तो इसमें 2 कांस्टेंट है, एक तो यहाँ पर है और दूसरा कांस्टेंट यहाँ पे। इन दोनों की डायमेंशन आपसे पूछी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनकी डायमेंशन क्या होगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप इसमें टर्म देखिए, पहला वाला टर्म ये ले लीजिए आप, इसको पूरा का पूरा आप ले लीजिए। ठीक है, इसको पूरा का पूरा आप ले लें तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, P + A/V²। ठीक है, ये पूरा टर्म हो गया। अब इसमें एक टर्म तो ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ P = डायमेंशन ऑफ A/V², या मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ A = P ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे P है तो A की निकालना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा P × V²। तो P × V² का डायमेंशन आप क्या कर लें, फाइंड कर लें, जहाँ पे P प्रेशर है और V क्या है, वॉल्यूम है। चलिए अब यहाँ पे रख लेते हैं A की डायमेंशन। तो A की डायमेंशन हम यहाँ से निकालते हैं तो देखिए P का क्या हो जाता है, P का होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, यही तो होता है फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम का आप जानते हो।
तो फोर्स अपॉन एरिया का मतलब एम एल टी टू पावर -2, ये तो है ही, और नीचे क्या है एल टू पावर 2 एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर का मतलब ये एल है, वॉल्यूम का क्या होता है एल क्यूब होता है, और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे वी स्क्वायर, वी क्या है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या होता है एल क्यूब, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा एल क्यूब, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास एम एल टी टू पावर -2, इसको ऊपर ले जाओ एल टू पावर -2, और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा एल टू पावर 6, ठीक है। और फिर जब आपने ये इसको सॉल्व किया तो m देखो l की पावर 1 यहाँ पे है, तो ये 7 हो जाएगा, 7 में से 2 माइनस कर दो 5, तो कितना बचा m l टू पावर 5 t टू पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ a, ठीक है। तो इस तरह से आपने a की डायमेंशन फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, b की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो b की डायमेंशन के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला टर्म चूज कर लेते हैं। तो देखिए v माइनस बी, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, मतलब डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। तो v की डायमेंशन कितनी होती है एल क्यूब, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो ये बहुत ही फेमस सा जो है एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आता है, तो इसलिए जो है आप इसको ध्यान से कर लेंगे, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसका लास्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं कि हम किस तरह से जो है एक नया फॉर्मूला जो है इसे डेराइव करते हैं और किस तरह से जो है हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो देख लीजिए, टू डेराइव न्यू फॉर्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे, ये एप्लीकेशन नंबर 3 है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का इक्वेशन फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास इसके लिए एक फिजिकल कंडीशन दी हुई है। तो मान लीजिए आपके पास ये रिजिड सपोर्ट है, इसके साथ एक इनटेंजिबल यल लेंथ की स्ट्रिंग है और उसके साथ एक एम मास का बॉब लगा हुआ है, और इस बॉब पे ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है, और इस पे भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। तो फिजिकली जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें 3 तरह की क्वांटिटीज़ नज़र आती हैं। पहला इसकी लेंथ, दूसरा इसका मास, तीसरा इसका ग्रेविटी। तो हम कह लेते हैं कि जो इसका टाइम पीरियड होगा इट इज डिपेंडेंट अपॉन द एम एल एंड जी, ये 3 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो जो m है हम मान लेते हैं इसकी डायमेंशन, मान लीजिए कोई एक डायमेंशन a के साथ डिपेंड हो रही है, इसकी डायमेंशन b है और इसकी डायमेंशन क्या है c है। ये हमने एज्यूम कर लिया कि m जो है a पावर से डिपेंड कर रही है, l जो है वो लेंथ जो है वो b पावर से डिपेंड कर रही है, और g जो है वो c पावर से डिपेंड कर रही है। अब हमें दोनों तरफ की डायमेंशन को आपस में क्या कर लेना, बराबर कर लेना। चलिए मैं इसको कॉन्स्टेंट को हटाता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी को, तो एक कॉन्स्टेंट k आ जाएगा, और यहाँ से m टू पावर a, l टू पावर b, g टू पावर c। अब यहाँ से हमें a b c की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। उसके लिए बच्चों हम लोग t की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। t की डायमेंशन जो होती है वो होती है m टू पावर 0, वैसे t का तो t ही होता है, लेकिन अगर इसे मैं लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ m टू पावर 0, l टू पावर 0, t टू पावर 1, ठीक है। तो यहाँ से k आ गया, और इधर हमने लिख लिया मास। मास को क्या लिखते हैं बेटा, हम मास को लिखते हैं हम m, ठीक है। तो m टू पावर a, लेंथ है तो l टू पावर b, ये g है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब एक्सेलरेशन है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी lt पावर -2, ठीक है, और lt पावर -2 की पावर c, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसे m टू पावर a, l टू पावर b। अब यहाँ से देखना ये चेंज हो थोड़ा सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए l टू पावर c, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से t टू पावर -2c, ठीक है, t टू पावर -2c। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो हमने lt पावर, क्योंकि एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो lt पावर -2 टू पावर c को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए आप m टू पावर a, ठीक है। अब यहाँ से देखना l टू पावर b यहाँ पे है और l टू पावर c यहाँ पे है, तो क्या आ जाएगा बेटा b प्लस c। तो l टू पावर b प्लस c, l टू पावर b प्लस c, और यहाँ से t टू पावर कितना आ जाएगा -2c, ठीक है। t टू पावर कितना आ जाएगा -2c। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ कंपैरिजन कर लेते हैं, m टू पावर 0, l टू पावर 0, t टू पावर 1, ठीक है, या t टू पावर 1। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब दोनों तरफ कंपैरिजन करके a b c की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग। कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो देखो a की वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक है, और b प्लस c की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो b प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ से देखिए -2 इज इक्वल टू -2c इज इक्वल टू कितना है बेटा 1 है,
ठीक है। तो यहाँ से c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2, ठीक है। तो अब यहाँ से ये वाला इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है कि b इज इक्वल टू क्या है, -c, ठीक है। b इज इक्वल टू -c, इसका मतलब c की वैल्यू -1/2 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1/2, ठीक है। तो अब आपके पास c की वैल्यू है, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की वैल्यू है। अब इस वाले इक्वेशन में आप क्या करें, पुट कर दें। तो चलिए इस वाले इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो पुट करने पे हमको क्या मिल जाएगा, उसको देख लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर t इज इक्वल टू k m टू पावर a का मतलब 0, l टू पावर b का मतलब कितना, 1/2, ठीक है। और g टू पावर c का मतलब -1/2, ठीक है। अब m टू पावर 0 का मतलब ये तो 1 हो गया, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, k l टू पावर 1/2, ये -1/2 है, नीचे ले आओ तो क्या हो गया, g टू पावर 1/2, इंप्लाइज दैट k, अब यहाँ पे हमने इसको अंडर रूट में कर लिया l/g, ठीक है। तो अब k की वैल्यू जब बेटा बाद में हम लोग फाइंड करते हैं तो k की वैल्यू जो आती है वो 2π आती है। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आ गया t इज इक्वल टू 2π √ l/g। सो दिस इज द डायमेंशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच इज डिपेंडेंट ओवर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग की लेंथ जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना तेजी से ऑक्सीलेट करेगा, उतना दूर तक क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, और ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो टाइम पीरियड जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करती है। आप चाहे आप 5 kg का मास लगा दें, चाहे आप 10 kg का मास लगा दें, उसका जो टाइम पीरियड होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने जो है 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात करी है, और जो है अगले लेक्चर में हम लोग जो है इसकी शॉर्टकमिंग की बात करेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस की क्या शॉर्टकमिंग है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले वाले लेक्चर में हम लोग और मिलते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।